महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसे अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की जा रही है। एमवीए में 255 सीटों पर आम सहमति बन गई है। अगर इन 255 सीटों की बात करें तो तीनों दल बराबर यानी कि 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी की बची हुई सीटों में से 15 से 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएगी और बाकी की जो और बची हुई सीटें हैं उस पर जो है चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार या फिर गुरुवार देर रात तक इस पर जो है अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। इस बीच नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारा जो है मेरिट के आधार पर होगा। वहीं मुंबई की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच विवाद जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। बांद्रापुर, भायखला और धारावी की सीट को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों में पेच फंसा हुआ है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसका ऐलान खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कर दिया है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। अखिलेश ने लिखा कि सपा कांग्रेस बड़ी जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी है। अखिलेश ने ये भी लिखा कि कांग्रेस के साथ आने से सपा की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उपचुनाव संविधान पीडीए का सम्मान बचाने का चुनाव है। यही नहीं, अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ फोटो साझा करते हुए लिखा है कि हमने ये ठाना है कि संविधान, सौहार्द, आरक्षण को बचाना है। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को समाजवादी पार्टी कामयाब कर रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। वक्फ बोर्ड पर बनी संसद की संयुक्त समिति में हंगामा होने के बाद अब एक और समिति, संसद की लोक लेखा समिति में भी आज हंगामा हुआ। हंगामे की वजह बनी समिति में माधवीपुरी बुश का न आना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश को पीएससी के सामने आज पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए, जिसके बाद बैठक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता और पीएससी प्रमुख केसी वेणुगोपाल ने सेबी चीफ के नहीं आने पर रोष प्रकट किया तो भाजपा नेता और समिति के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने वेणुगोपाल पर मर्यादा भंग करने का आरोप लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक सेबी चीफ माधवीपुरी बुश ने सुबह वेणुगोपाल को सूचित किया कि वह दिल्ली यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि दोबारा लंच के बाद बैठक दोबारा बुलाई गई, लेकिन जो बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं उनका लगातार इस बात का विरोध रहा कि एजेंडा जो है मनमर्जी से तय किया गया और जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के ना आने पर पूरी बैठक को स्थगित किया जाए। इस पर लगातार वो विरोध करते रहे। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24। यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और दिल्ली में सियासत जारी है। इस वक्त मैं आईटीओ के छठ घाट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ है। साथ ही साथ ये 2 कुर्सियां भी रखी हैं। एक कुर्सी पर जो नेम प्लेट लगी है वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है, दूसरी पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिन की है। दरअसल आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी की तरफ से यहाँ पर ये रेड कारपेट बिछाया गया है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आने का न्योता दिया गया था। और दरअसल बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल को उनका पुराना वादा याद दिला रही है जो उन्होंने 2020 में किया था इसी यमुना पर आकर, और कहा था कि 2025 तक यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो बीजेपी, जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी है, वो यही वादा अरविंद केजरीवाल को बार बार याद दिलाना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल आए, क्योंकि यमुना की हालत अपने आप ही अपनी जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि कितनी बुरी कंडीशन इस वक्त है। और अब कुछ दिनों में ही छठ पूजा का आयोजन होगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसी पर आज यहाँ पर पूरी तरह से देखिए रेड कारपेट बिछाया गया है, इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएँ और अपना पुराना वादा याद करें और यमुना की स्थिति क्यों नहीं सुधरी उसका जवाब दे। कमिश्नर प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने को शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम कलवा में मौजूद हैं। कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी यहाँ पर कड़ी धूप में आपको नजर आ रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तीसरी बार जीतने के बाद अब चौथी बार चुनावी मैदान में डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड यहाँ पर कलवा मुमरा में लड़ने के लिए तैयार है। पिछले विधानसभा चुनाव में 47,000 से भी ज्यादा लीड से ये सीट उन्होंने यहाँ पर जीती थी। एक बार फिर से तुरी बजाने वाला आदमी ये चुनाव चिन्ह के साथ यहाँ पर एनसीपी चुनावी मैदान में उतरी है। अब तक एनसीपी शरद पवार गुट की कोई भी लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं हुई है, लेकिन
कुछ गिने चुने व्यक्तियों को यहाँ पर एबी फॉर्म दिया गया है, जिसमें से एक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड भी वहाँ पर शामिल है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी नजर आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, कलवा मुमरा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे पर पहली बार कल शाम पहुंचे और यहां उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। सूत्र की माने तो उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान न केवल जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार के लिए केंद्र का सहयोग अच्छी तरह से मांगा, बल्कि जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने बात की वादा किया है, उसको लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के सामने ये बात रखी। आधे घंटे तक हुई इस मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला काफी खुश भी दिखाई दे रहे थे। आज देर शाम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के ऊपर वो जो प्रस्ताव है वो उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 अक्टूबर को जयपुर यात्रा प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी उपचुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे, साथ ही ईआरसीपी और यमुना जल योजना का भी आधारशिला रखेंगे। लेकिन अब उनकी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का यह कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी इस यात्रा को टाल देना चाहिए, क्योंकि यमुना जल समझौता जिस इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है, वहां पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाएगा। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस तरह की किसी भी यात्रा को अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसका कहीं न कहीं सरकारी कार्यक्रम से जुड़ाव हो और उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लोगों को फायदा मिलता हो। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस विकास की विरोधी है। यदि यमुना जल समझौते का पानी हरियाणा से राजस्थान के किसानों को मिलता है, राजस्थान के लोगों को मिलता है, तो इसका फायदा ही होगा। कांग्रेस को इसमें अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए की 1419 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। विपक्ष ने कहा सरकार का ये पैकेज किसानों के लिए महज एक लॉलीपॉप है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके मुताबिक किसानों की खेती और बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार ने 1419.62 करोड़ रुपए कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में एसडीआरएफ के तहत 1097.31 करोड़ रुपए और राज्य बजट सहायता के 322.33 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 1419 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 20 जिलों के 136 तहसीलों के कुल 6,812 गांव भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए थे। इस प्रभावित इलाके में कुल 1218 टीमों ने सर्वे किया था और उसके आधार पर 7 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को सहायता देने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। वहीं राज्य सरकार के इस राहत पैकेज को विपक्ष ने किसानों के साथ किया गया मजाक करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार में उद्योग जगत के लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों की बारी आए तो उन्हें महज चंद रुपयों का झुंझुना पकड़ा देती है। इसी कड़ी में आज राजकोट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों को दीपावली का डबल गिफ्ट दिया है। समय से पहले वेतन देने के आदेश के बाद अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 8 लाख राज्य कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने का भी ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले सभी राज्य कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 30 अक्टूबर तक अगले महीने का वेतन दे दिया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपए तक के बोनस देने का भी आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश सभी अराजपत्रित कर्मचारियों समेत सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकाय से लेकर जिला पंचायत तक के कर्मचारियों पर लागू होगा। माना जा रहा है कि उपचुनाव से ठीक पहले लाखों राज्य कर्मचारियों की दीपावली को रोशन कर योगी सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों का दिल जीतने का भी काम किया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस समय पंजाब की राजनीति
4 विधानसभा के उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से गरमाई हुई है और सभी की नज़रें श्रोमणी अकाली दल के ऊपर लगी हुई थी। बेशक चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन वहीं पर श्रोमणी अकाली दल में इस को लेके सस्पेंस बना हुआ था और आज श्रोमणी अकाली दल की कार्यसमिति और हल्का इंचार्जों की अहम बैठक हुई, जिसमें यह फैसला कर लिया गया कि श्रोमणी अकाली दल 4 विधानसभा में, चाहे वो डेरा बाबा नानक हो, बरनाला हो, चब्बेवाल हो या फिर गिद्दड़बाहा हो, वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगा। श्रोमणी अकाली दल द्वारा इस चुनावी रण से बाहर रहने का जो फैसला लिया गया है वो आने वाले समय में पंजाब की सियासत पर क्या असर डालेगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। चक्रवाती तूफान दाना का असर दिखाई देने रहा है। इस समय हम मौजूद है दीघा में। दीघा में देखें किस तरह से जो यहाँ दीघा का जो समुद्र है, पर्यटक स्थल है, बाकायदा यहाँ पे जो पुलिस के जवान सभी जो समुद्र तटों के घाटों को पूरी तरह से खाली करा रहे हैं। दीघा में देखें कि जहाँ पे हजारों की संख्या में जो पर्यटक बैठते थे, बाकायदा उस जगह को भी खाली करा दिया गया है। और किस तरह से देखें कि बाइकिंग किया जा रहा है, यानी जो समुद्र तटों के पास किसी को न जाने दिया जाए। और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में यहाँ पे जो स्कूल थे उन्हें पूरी तरह से छुट्टी कर दे दिया गया है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो ट्रेनें थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। और हॉस्पिटलों में देखिए जो बेड है उनकी बेडों की संख्या भी बढ़ा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि लगातार तेज गति की हवाएं चल रही है। समुद्र तल की देखिए जो लहरें हैं, कितनी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पे है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं पे हॉस्पिटल जो बेडों की संख्या भी बढ़ा दिया गया है। और जो लोग हैं यहाँ पे उनको कहा जा रहा है जो दीघा में है वो यहाँ पूरी तरह से होटल को खाली करा दिया गया है। लोग सुरक्षित अपने घरों में रहे, बहुत जरूरी यदि ना हो तो बाहर ना निकले। तो कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहीं कोलकाता में नौन्नों की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई अप्रिय घटना न हो। और इसको लेकर देखें कि जो दीघा का ये जो समुद्र तट है, किस तरह से यहाँ पे देखे जो लोग हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और घाटों पे किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए बाकायदा यहाँ पे बाइकिंग किया जा रहा है। जो इक्की दुक्के लोग आए थे पूरी तरह से इस जगह को खाली करा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो चक्रवाती तूफान दाना से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और कोई अप्रिय ना घटना घटे, इसको लेकर यहाँ पे पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 दीघा। मुंबई के बहुचर्चित बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन लगातार जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 और आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। इनमें मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य शूटर शामिल है। मुंबई पुलिस ने पहले से इन तीनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर रखा है। गिरफ्तार हुए आरोपी पुणे के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान रुपेश मोहले, करण साल्वे और शिवम कोहड़े के रूप में हुई है। इससे पहले भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुधवार को एक शख्स को हरियाणा से कैथल से भी गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों पर लॉजिस्टिक मुहैया कराने के आरोप है। मुंबई क्राइम ब्रांच जिस तरीके से तहकीकात कर रही है, इस सीधे तौर पर कड़िया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रही है। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि विजयदशमी की देर शाम बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोलियों से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े किए थे। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही एक इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पटना के एकमात्र मोइनुल हक स्टेडियम को अब बीसीसीआई के जिम्मे दिया जाएगा। बीसीसीआई इस स्टेडियम को लीज पर लेगी और जिसका शुल्क उसे सिर्फ ₹1 अदा करना होगा। लेकिन बीसीसीआई इस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएगी और करीब इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई पूरा निर्माण करेगी और साथ में जब 60 साल के बाद यहाँ पे 50-50 रेशियो में बिहार सरकार और बीसीसीआई इसकी आमदनी का शेयर करेगी। इसके लिए बीसीसीआई इस पूरे स्टेडियम का निर्माण करेगी। ब्लूप्रिंट तैयार किया चुका है। करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसके अलावा वीआईपी लॉन्च, क्रिकेट लॉन्च, मीडिया लॉन्च का निर्माण किया जाएगा। साथ ही एक 5 स्टार होटल के तरफ से यहाँ पे आवासीय सुविधा भी रहेगी। जो बाहर के क्रिकेट खिलाड़ी आएंगे वो इसी कैंपस में रहेंगे। इस प्रोसेस को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। बीसीसीआई के अधिकारी लगातार इस बात को लेकर बिहार सरकार के संपर्क में थे और बाद में इस प्रपोजल को, खेल विभाग के इस प्रपोजल को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस पर निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए एएमयू भी पहले ही साइन किया जा चुका है। आपको बता दें कि बिहार में सिर्फ एकमात्र अगर क्रिकेट स्टेडियम है तो वो पटना का मोइनुल हक स्टेडियम था, जो इन दिनों काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया हुआ है।
और इसकी मरम्मत को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए अब इसके पूरे रख रखाव से लेकर इसके निर्माण का जिम्मा बीसीसीआई को सौंप दिया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। पहलवान साक्षी मलिक की किताब मार्केट में आने के बाद जो विवाद हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ साक्षी मलिक है तो दूसरी ओर बबीता और गीता फोगाट हैं, और वहीं पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, चाहे वो विनेश फोगाट के बारे में हो या फिर बजरंग पूनिया के बारे में हो, और वहीं पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो। और अब बबीता फोगाट ने भी अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करनी शुरू कर दी है, और लगातार ही बबीता द्वारा तंज भी कसा जा रहा है। सीधा सीधा इशारा साक्षी मलिक के और था, और वहीं पर विनेश फोगाट को विधानसभा मिल चुका है, और बजरंग पूनिया को कांग्रेस किसान सेल का वाइस चेयरमैन भी बना दिया गया है। वहीं पर विनेश फोगाट ने भी लिखा है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, देयर आर ऑलवेज 3 sides टू ए स्टोरी, यू आर देयर एंड द ट्रुथ, जिसको लेके अब भी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, गीता फोगाट हो या फिर बबीता फोगाट का अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। गुजरात में फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया। अब की बार सामने आई फर्जी अदालत, फर्जी वकील और फर्जी जज। गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट के जज को भी उस वक्त जोर का झटका जोर से लगा जब आरोपी के तौर पर उनके सामने एक नकली जज को पेश किया गया। नकली जज के तौर पर पकड़े गए मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन गांधीनगर में नकली कोर्ट चला रहा था। इसके उसमें साथी वकील के तौर पर खड़े होते थे। मॉरिस उन लोगों को फंसाता था जिनके जमीनी विवाद के केस शहर के सिविल कोर्ट में पेंडिंग होते थे। मॉरिस केस से जुड़ी दलीलें सुनता और ट्रिब्यूनल के अधिकारी के रूप में आदेश भी पारित करता था। 37 साल के मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने लॉ में PhD की डिग्री ली हुई है। वो पिछले काफी समय से नकली जज का काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास 2002 में ली गई लॉ की डिग्री है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि डिग्री असली है या नकली है। अब तक जानकारी के मुताबिक उसने 9 केस सुलझाए हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मणिनगर क्राइम ब्रांच और चांदखेड़ा में भी आरोपी पर पहले ही केस दर्ज है। यहाँ आपको बता दें कि गुजरात में अब तक फर्जी सरकारी कचहरी, फर्जी PMO अधिकारी, फर्जी CMO अधिकारी, फर्जी IAS अफसर, फर्जी कलेक्टर, फर्जी इंस्पेक्टर, इस तरह के कई सारे फर्जीवाड़े सामने आए हैं। लेकिन इस बार का फर्जीवाड़ा बेहद चौंकाने वाला है। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। दीपावली के मौके पर